हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे इतिहास का अगला अध्याय, अध्याय 5, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो पीछे के प्राचीन गणराज्य थे, राजा थे, राज्य थे, उनके बारे में आज एक आपको नज़र देखनी पड़ेगी इसमें, जो कि अति महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण अध्याय है, जो एनसीईआरटी के इतिहास 6 क्लास के हैं। अध्याय का नाम है राजा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव का दिन, जैसे देखिए अभी गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, तो वही है जो चुनाव के दिन। अब शुरू करता है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता है कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आगे है, कुछ लोग शासक कैसे बने। अब लिखा हुआ है कुछ लोग शासक कैसे बने। तो शुरू करते हैं। जो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हम अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन मतलब होता है आदमी, यानी लोग के द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था। अश्वमेध जो यज्ञ होता है वह एक ऐसा आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वतंत्र वो घूमे। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जो उस घोड़े को रोक लेता था उससे उनको लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद इन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उनके उपहारों से उन्हें जो था उनको जो सम्मानित किया जाता था उपहारों से। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये पूछता है जो उस समय को अश्वमेध यज्ञ होते थे, उसमें क्या-क्या होते थे। जो राजा थे क्या लाते थे, अगर घोड़ा छोड़ दिया जाता था तो क्या करता था, कहाँ अगर जिस राह से वो गुज़र रहा है, वो अगर पकड़ा गया तो उससे लड़ाई करना पड़ता था। अगर नहीं पकड़ते थे उस क्षेत्र के राजा, तो वो समझते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ जो कर रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं वो शक्तिशाली हैं। आगे है, जो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ये जो आयोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या था, राजा का मुख्य स्थान। उसे राज सिंहासन या वाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था, जो राज सिंहासन या वाघ के खाल का। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। उस युद्ध क्षेत्र जो था उसमें जो राजा का सारथी उसका सहचर होता था। ये यज्ञ के अवसर पर वह राजा यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। जो योग के अवसर पर वो जो उसका रथ जो चलाता था वही उसका विजयों का गुण या गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियाँ, पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ़ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। यहाँ पर राजा भी उपहार ला रहा है और वैश्य भी उपहार ला रहा है, ध्यान रखिएगा। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित उसको क्या मानते थे? शूद्र। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यज्ञ में जो होने वाले उपस्थित जो होते थे उनकी सूची का तय बनाने के लिए पेशे एवं आधार पे वह कौन-कौन वर्ग के होते थे। एक राजा थे, एक
वैश्य था। अब है वर्ण। देखिए वर्ण किसको कहते हैं? 4 वर्णों में बँटा हुआ है। आगे हम देखते हैं इस वर्ण के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ण इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे न ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ऋग्वेद के बाद जो रचा गया उसी के कारण उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है। इसमें इनमें जो है सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। आगे है, उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ये सब जो थे वो सब उस समय में समाज में शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, जो पुरोहित थे, योद्धा थे, वो वैभवशाली थे। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धन्यवान थे। जो कृषक और व्यापारी थे वो धन्यवान थे। दूसरी ओर पशुपालक था, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो थे वो क्या थे? निर्धन थे। कौन-कौन निर्धन थे? पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, शिकारी, ये सब क्या था? निर्धन आदमी था। पुरोहित जो था, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन विभाजित किया? पुरोहित ने, जिन्हें वर्ण कहा। जिसको क्या कहा? वर्ण कहा। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण है ब्राह्मण। पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मण था। उनका काम जो था वेदों का अध्ययन करना या अध्यापन, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ण कौन था? शासक का था। पहला वर्ण हो गया ब्राह्मण का, दूसरा हो गया शासक का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इसको क्या बोलते थे? क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और तीसरा काम क्या था? तीसरा काम था वैश्य या विश्य का। इसमें जो कृषक और पशुपालक और व्यापारी आते थे। वैश्य में कौन आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम जो था वो था शूद्र। अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था। उनका जो काम था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। ये जो शूद्र थे इनका काम इन तीनों वर्गों का सेवा करना था। वर्णों का, जैसे हो गया ब्राह्मण, हो गया क्षत्रिय, हो गया और वैश्य हो गया, इनका सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने की अधिकार नहीं था। इनको कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों का के समान माना गया। औरत को भी इसमें शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों में अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जो महिलाओं और शूद्र का जो भी थे उनको वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। आगे है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी अभी आप हम पढ़े हैं वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्णों के आधार पर क्या? जन्म के साथ ही उसका वर्ण निर्धारित कर दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होता था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के से संपर्क अगर आए तो वो अपवित्र माना जाता था। आगे है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ये सब जो है आप उस समय के जो व्यवस्थाएँ थी उनको नहीं मानने वाले लोग भी हैं, कुछ मानने वाले भी लोग हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, वो सब के बारे में बताया गया है। आज जो है लोगों लोगों में वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों हो रहा है? तो उनको उस समय जो उच्च वर्ण को मिल रहा है वो नीचे वाले वर्ग को नहीं मिल रहा है। इस सब के लिए आज विरोध किया जा रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला, उच्च जो कि जिनको एक क्राइटेरिया बाँट दिया गया,
जो इतना आपका आय है तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे 8 लाख का आय बाँध दिया गया, उससे ऊपर है तो आरक्षण नहीं, उसके नीचे हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा 10% का। ये सब 28% है, 15% है, वही सब आरक्षण है। आरक्षण के रूप में आज भी यहाँ पर आलोचनाएँ या व्यवस्थाएँ जो हैं दिख रही हैं। चित्रित देखिए घूसर पात्र जो है अब दिखाएँगे नीचे में। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। यह जो पात्र हैं बहुत ही पतली सतह सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने में किया जाता था। देखिए ये जो पात्र हैं, ये जो पात्र आपको दिख रहे हैं। आगे है जनपद। अब जनपद किसको कहते हैं? जनपद के बारे में आप जान रहे हैं, जनपद मतलब जन होता है। जन मतलब क्या होता है? आदमी। तो महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा बन गए। अब जो महायज्ञ जो करा रहे हैं, करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो जन के अब वो राजा नहीं है, अब जनपदों के राजा हैं। जनपद का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ तो आप जान ही रहे हैं। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? जन का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जहाँ पर लोग बस रहे हैं वो जनपद कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं, आपको दिखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला कहाँ? कहाँ-कहाँ? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अंत और एटा के पास जो है अंत रंजीखेड़ा में प्रमुख है, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख जैसे हाँ, देखिए इसका उल्लेख जैसे हो गया जौ हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, इस सब का वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं फसल का किया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। लोग इस समय में क्या करते थे? लोग मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए धूसर हो गया। जैसे जैसा कि इनमें जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों का चित्रकारी की गई इनमें जो है चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। आगे है महाजनपद। अब जनपद पढ़ लिए थे, उसमें है महाजनपद, जहाँ पर करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। इन जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ हुआ करती थी। कई राजाओं में किलेबंदी की गई। कई जो है राजधानियों में क्या होती थी? किलेबंदी की गई थी अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊँचे दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊँची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इन राजाओं से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र के पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। आगे है कि अब राजा उम, अब जो राजा जो थे वो सेना रखने लगे। क्या थे? अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों मतलब जिसको पीट कर बनाया जाता था उसको आहत सिक्का कहते हैं, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आगे है, ये देखिए कुछ आपको चित्रित दिखाया गया है, ये क्या है? तो ये है कौशाम्बी किले का दीवार। ये जो है ये कौशाम्बी किले का दीवार है।
आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट का दीवार अवशेष। ये जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसका जो एक भाग का निर्माण हुआ है 2500 साल पहले हुआ था। आगे देखिए हम यहाँ पर चित्र को देख लेते हैं। चित्र के बारे में आप ये देखिए, महाजनपद और जनपद जो हैं उसमें देखिए ये गांधार हो गया, तक्षशिला हो गया, यहाँ पर हस्तिनापुर हो गया, अवंती हो गया, ये सब क्या थे? महाजनपद थे। कौशाम्बी हो गया, वैशाली हो गया, वज्जी हो गया, मगध हो गया, ये सब क्या थे? महाजनपद थे। आगे देखते हैं, अब है कर। अब कर के बारे में जानते हैं। उस समय के जो कर व्यवस्था क्या थी? महाजनपदों के राजा विशाल कितने जो महाजनपदों के राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे। क्या थे? वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जो है उपहार में वो अब निर्भर नहीं रह के वह कर वसूलने लगे। जैसे अभी आप जीएसटी देते हैं। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। फसल पर उस समय जो कर जो लगाया जाता था वो अति महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे। यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है उस समय जो महाजनपद काल में वहाँ पर कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग जो था कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। इसको क्या बोलते थे? भाग। 1 का 6 भाग मतलब 10 होता है तो उसका 1 भाग जो है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 1 भाग है टोटल तो उसका 6 भाग जो है 1/6 ले रहे हैं। तो ठीक है, इसको समझ गए होंगे। ये अति महत्वपूर्ण है, ये आपसे बार-बार पूछा जाता है। आगे है कारीगरों के ऊपर भी लगाए गए मतलब कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन का जो है काम करना पड़ता था। राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था किसको? कारीगर को। जैसे में बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना। जो पशुपालक थे उनको जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना आज भी है वही बात। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएँ देनी होती थी। जो भी शिकारी लोग थे वो जंगल में जो प्राप्त वस्तुएँ होती थी वो देते थे। ये सब जो उस समय के कर व्यवस्थाएँ थी वही बार-बार आपको पूछा जाता है। ज़्यादातर तो ये उपज की भाग कितना भाग दिया जाता था और कौन-कौन देते थे ये सब पूछता है। ज़्यादातर ये पूछता है फसल का कितना भाग। अब है क्या देते थे आखेटक और वो आपको मांस देते थे। वहाँ पर हिरन हिरन के रूप में आपको जैसे हिरन का वो शिकार करते तो हिरन उनको राजा को भेंट किया जाता था। कृषि कृषि में परिवर्तन जो है अब वो धीरे-धीरे कृषि में कैसे परिवर्तन हुआ? तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन-कौन से परिवर्तन आए? हल के फाल अब जो हल के फाल जो पहले लकड़ी के थे, अब वो जो है लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। जो है धान का पौधे का रोपण शुरू हो गया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू आज भी किया जाता है। पहले बिचड़ी दिया जाता है, उसके बाद धान को रोपा जाता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। इसमें जो है कमरतोड़ धान रोपने में कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर मतलब कमकार करते थे। ये जो काम करते थे वो जो दास थे, दासी थी, भूमिहर, खेतिहर लोग थे वो किया करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त हो।
सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए सूक्ष्म निरीक्षण हम अब करते हैं तो ये पहला है मगध। मगध के बारे में हम जानते हैं। मगध को हम आपको दिखा दिए थे, मगध, तक्षशिला ये सब आपको हम दिखाए थे। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद हो गया। क्या था ये? जनपद था। गंगा और सोन नदी ये कहाँ है? मगध कहाँ है? गंगा और सोन, ये आपको पूछा गया है। जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती है, कौन कौन सी नदी बहती है? तो गंगा और सोन। पहला यातायात, दूसरा जल विचरण, तीसरा जो है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये कौन? गंगा और सोन जो थी वो यातायात के लिए थी, जल वितरण के लिए थी, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए थी। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। आगे है मगध में मगध में दो ही बहु दो ही दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन-कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु हुए। यह यह जो थे अन्य जनपदों को अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। कौन थे? महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। ये जो है पूछता है कि कौन उत्तर-पश्चिमी भाग तक अपना क्षेत्र फैलाया था? तो महाजनपद। और मगध में 2 शासक कौन हुए शक्तिशाली? एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। बिहार में राजगिरी, जो बिहार में है राजगिरी, आधुनिक राजगीर जिसको बोलते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार की जो राजगिरी है वो मगध की राजधानी थी। बाद में ये पाटलिपुत्र, आज पटना की राजधानी बनाया गया। बाद में इसको कहाँ बनाया गया? पाटलिपुत्र में। आगे है कि 2300 साल से ही पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा, कहाँ का राजा? मेसिडोनिया का राजा जो था सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था 2300 साल पहले। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पूछता है। जो सिकंदर जो है किस नदी के किनारे पहुंचा था? तो ब्यास नदी के किनारे। कितने साल? 2300 साल पहले। आगे है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जो उस समय जो मगध के शासक थे और उस वहाँ पे जो शासक थे उसको देख कर के, डर कर के वो सिपाहियों ने जाने से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में शासकों के पैदल के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। इसलिए वो डर गए थे। अब है इन सेनाओं का उल्लेख जो है उसके बीच में अंतर करिए। अब है दूसरा बज्जी। मगध हो गया, अब है बज्जी। बज्जी में जो था, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज था, उसके नज़दीक ही बज्जी था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। अब ये बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण और संघ की व्यवस्था कहाँ पर थी? तो बज्जी में। ये पूछा नहीं बल्कि बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संघ की व्यवस्था थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ करते थे। उस समय भी ये मिलकर चर्चाएँ करते। स्त्रियाँ, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं होते थे। कौन-कौन? स्त्री, दास और कर्मकार। कर्मकार। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे।
दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। कौन-कौन? बुद्ध और महावीर। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ऊपर देख लेते हैं कुछ है, जो गण किसको कहते हैं? गण देखिए गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ का अर्थ क्या होता है? संगठन या सभा। आज भी संघ मिलते हैं। अब देखिए बज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय से किया। ये जो बज्जी संघ का यह जो वर्णन दीर्घ दीर्घ निकाय से लिया गया। किससे? दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले इसे लिखा गया था। आगे है अजातशत्रु। अजातशत्रु और बज्जी संघ के बारे में लिखा गया है। अजातशत्रु और बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने, अब देखिए कहानी के रूप में दिखाया गया है कि आप किसी भी उम, संगठन को कैसे तोड़ते हैं, अगर वो नहीं टूटता है तो क्या करते हैं। और अजातशत्रु चाहता था कि हम बज्जी संघ को जीत लें और वो एक मजबूत संघ के रूप में था। शासक जो भी थे सब एकजुट होकर रहते थे, इसीलिए उसको तोड़ना, उसको जीतना असंभव लगता था। लेकिन अजातशत्रु ने इसे जीतने के लिए अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा कि हम उसको कैसे जीतें, उस पर कैसे आक्रमण करें। बुद्ध ने उनसे पूछा, देखिए अब क्या है कहानी। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बज्जी सभाएँ नियमित रूप से होती हैं? देखिए क्या-क्या हो रहा है, तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं मंत्री से। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, बज्जीबासी तब तक उ उन्नति करते रहेंगे जब तक, मतलब है जब तक वो ये उस समय तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पुण्य और नियमित सभाएँ करते रहें, एक साथ रहें, आपस में मिल-जुल कर काम करते रहें, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहें, बड़ों का सम्मान, समर्थन और अपनी उनकी बातों पर ध्यान देते रहें, तब तक वो एक साथ रहेंगे। मतलब उनको कोई तोड़ नहीं सकता। आगे है जो बज्जी महिलाओं के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब उस महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएँगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख-रखाव रखेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएँगे, तब तक वो एक साथ रहेंगे, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। ये बुद्ध के वक्तव्य थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अवश्य 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया। अन्य अंतर आप पढ़ लेते हैं। अपलेट एटलस में आप देखिएगा यूनान और एथेंस को लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र, कहाँ पर? तो एथेंस में। कौन से? तो प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 साल पहले तक चली, सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। एक मतलब साल भर में 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियाँ द्वारा की जाती, जो शासन का जो पद था उसमें लॉटरियाँ द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएँ देनी होती थी। औरतों और औरतों को नागरिकों को दर्जा नहीं मिलता था। उस समय जो औरत को जो नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ये हो गए खत्म। आप इसमें देख लीजिए कुछ उपयोगी शब्द हैं। उपयोगी शब्द में राजा हो गया, मेघ हो गया, वन हो गया, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण और गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। और क्वेश्चन जो है यहाँ पर
क्वेश्चन के बारे में आप देखिए यहाँ पर कुछ हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। नए शासक जो है लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद जो है 3000 साल पहले और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है? 2300 साल पहले और गण और संघ का अंत कब हुआ है? 1500 साल पहले। ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसको क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा और बार-बार इसको पढ़िएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख लीजिए जनपद, महाजनपद, राजा के बारे में आपको दिखाया गया है, अजातशत्रु भी और बिंबिसार के बारे में बताया गया है। तो ये सब याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर अध्याय 6 में।